नमस्कार। केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस लेक्चर नंबर 7 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि अभिक्रिया कोई वेग को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। तो बात यहीं से शुरू होती है कि अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, या फिर हम ये पता लगा दें कि ऐसी क्या चीज है जिससे अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है। उससे के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि ये जब पार्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा दिखाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी अभिक्रिया के बारे में इस अध्याय में निम्न 3 बातों का अध्ययन करेंगे। पहली बात थी उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, दूसरी बात थी उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, और तीसरी बात थी, ध्यान से देखा, कि उस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगी। तो पहले वाले पॉइंट के बारे में हमने पूरा डिटेल से अध्ययन कर लिया है। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 आता है कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो गौर करिएगा, आपको मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि अभिक्रिया होते समय क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभिक्रिया होते समय एक्चुअली में क्या होता है, जो अभिकारकों के जो अणु होते हैं या कण होते हैं या परमाणु होते हैं, उनके मध्य टक्करें होती हैं और टक्करों के फलस्वरूप उत्पादों का निर्माण होता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें एक तरफ होता है अभिकारक और दूसरी तरफ बनते हैं उत्पाद। यानी कि जो अभिकारक के जो अणु होते हैं, ये जुड़े हुए अणु होते हैं इस प्रकार के, जैसे भी हम बना सकते हैं। समझने के लिए ध्यान से देखना आप और सीखने की कोशिश करना। यानी कि जो ये अभिक्रिया के या अभिकारकों के जो ये अणु होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं बताओ, टकराव करते हैं, जिनके फलस्वरूप इनमें जो पुराने बंधु होते हैं उन बंधुओं का क्या होता है, विखंडन होता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बंध टूटते हैं और ये परमाणु दूसरे अन्य परमाणुओं से मिल करके नए बंधों का निर्माण करते हैं। उसके फलस्वरूप हमें कुछ नई चीजें प्राप्त होती है, और उन नई चीजों को हम क्या कहते हैं बताओ, उत्पाद करते हैं। यानी कि अभिक्रिया के दौरान एक्चुअली में क्या होता है, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें होती है और उन टक्करों के फलस्वरूप उनके अंदर के जो पुराने बंध हैं वो टूटते हैं और नए प्रकार के बंधों का निर्माण होता है। इससे हमें नए प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक्चुअली में क्या हुआ, जो अभिकारक के अणु थे उनके मध्य टक्करें हुई और उन टक्करों के फलस्वरूप ही उत्पाद का निर्माण हुआ। यानी कि अगर हम उन अभिकारकों के मध्य होने वाली टक्करों को बढ़ा दें या घटा दें, तो बताओ अभिकारक भी उतनी ही जल्दी टूटने लग जाएंगे या उतना ही कम टूटने लग जाएंगे। यानी कि अगर मैं उन टक्करों को बढ़ा दूं या घटा दूं, तो बताओ अभिकारक की सांद्रता भी उसी प्रकार से घट जाएगी या बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों को प्रभावित कर दूं, तो अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो गौर करिएगा, हम उन्हीं कारकों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अभिक्रिया का वेग बढ़ या घट सकता है। सबसे पहले हमारा पॉइंट आ रहा है ताप। तो ताप किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, गौर करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, आपको पता होगा कि जब भी हम किसी अणु की या अभिक्रिया के ताप को बढ़ा देते हैं, तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो जाती है बताओ, वृद्धि हो जाती है। यानी कि गतिज ऊर्जा के अणुओं के मान में जैसे ही वृद्धि होगी, तो बताओ उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, मान लेते हैं पहले 1 मिनट में 100 टक्करें हो रही थी, क्योंकि उनकी स्पीड कम थी। तो बताओ जैसे ही अब हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो बताओ 1 ही मिनट में ज्यादा टक्करें होने लग जाएगी। यानी कि अधिकाधिक अभिकारक उत्पादों में बदलने लग जाएंगे, और जैसे ही अधिकाधिक अभिकारक उत्पादों में बदलने लग जाएंगे, तो अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी अभिक्रिया के ताप को बढ़ा दें,
तो उस अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और वह जल्दी से टकरे करके उत्पादों में बदलने लग जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ। दूसरा वाला पॉइंट आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि अभिकारकों की सांद्रता। आपको पता है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह क्रिया कारकों की या अभिकारकों की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि अगर मैं अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ा दूं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का रेफरेंस लेकर के यह बता सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 3 में आपको पता चला होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप जानते भी होंगे कि अगर हम किसी भी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वह अधिकाधिक कम ही समय में अधिकाधिक अणुओं को किसमें बदल देगी, बताओ, उत्पाद में बदल देगी। जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लेता हूँ, ध्यान से देखना, गौर करने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और इस लकड़ी के टुकड़े को जलाना स्टार्ट किया। तो बताओ, मान लेता हूँ मैं यह जल करके कोयले में 10 मिनट में बदलता है। कितने मिनट में, बताओ, 10 मिनट में। लेकिन मैंने क्या किया, इसके बदले में मैंने क्या किया, इस लकड़ी के टुकड़े को किसमें बदल दिया, बताओ, लकड़ी के बुरादे में बदल दिया। तो बताओ ये लकड़ी का बुरादा क्या हो जाएगा, बताओ, फैल जाएगा और फैलने के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैं अब इसको गर्म करूंगा या जलाने की कोशिश करूंगा तो बताओ अब इसको 10 मिनट लगेंगे क्या, बताओ, नहीं लगेंगे। मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे, जिसमें ये किसमें बदल जाएगा, बताओ, कोयले में बदल जाएगा या उत्पाद में बदल जाएगा। यानी कि जैसे ही मैंने किसी भी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना स्टार्ट किया, वह कम ही समय में जल्दी से जल्दी उत्पाद में बदलने की कोशिश करने लगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया में उसके अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कम ही समय में हमें क्या मिलने लग जाता है, बताओ, उत्पाद मिलने लग जाता है। यानी कि कम ही समय में उनकी सांद्रताओं में परिवर्तन की दर बढ़ जाती है और सांद्रताओं में परिवर्तन की दर ही तो क्या कहलाती है, बताओ, अभिक्रिया का वेग कहलाती है। यह पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ। गौर करेगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है दाब। कैसे, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पर एक पिस्टन बना रहा हूँ और उस पिस्टन के अंदर मैंने अभिकारक अणुओं को भर दिया। ध्यान से देखना और गौर करने की कोशिश करना। मान लेते हैं इसका आयतन 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब आपको पता है आयतन होता है। अब इस 1 मीटर क्यूब में 100 अणु थे। ध्यान से देखना, 100 अणु। तो इसका आप घनत्व तो देख सकते हो, D बराबर क्या होता है, M/V। अब मैंने क्या किया, इसको प्रेशराइज करने की कोशिश की, यानी कि इसके दाब को बढ़ाने की कोशिश की। तो बताओ ये पिस्टन नीचे खिसकने लगेगा। और बताओ जैसे ही नीचे खिसकेगा तो मुझे आप बता सकते हो कि जैसे ही मैं इस पिस्टन को नीचे खिसकाऊंगा तो बताओ इसका आयतन क्या 1 मीटर क्यूब रह पाएगा क्या, बताओ, थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ही आयतन कम होगा तो बताओ एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बढ़ेगी, उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जब पहले अगर 10 अणु टकरा रहे थे तो अब एकांक आयतन में कमी के कारण अणु पास पास आ जाएंगे, यानी कि टक्करों की संख्या जल्दी से बढ़ने लग जाएगी। और जैसे ही टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी उत्पादों का निर्माण भी जल्दी से होने लग जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी अभिक्रिया के दाब में बढ़ोतरी करता हूँ तो एकांक आयतन में अणु की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कम ही समय में उत्पाद मिलने लग जाते हैं, क्योंकि उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों का उत्पाद गैसीय अभिकारकों का दाब बढ़ा दें तो
प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, यानी कि उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जैसे ही टक्करों की संख्या बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिक्रिया का वेग, यानी कि दाब अभिक्रिया के वेग को क्या करता है बताओ, बढ़ाता है। अब गौर करेगा, अब हम 5वें पॉइंट पर चलते हैं, वह कहता है उत्प्रेरक। आपने उत्प्रेरक का नाम छोटी कक्षाओं में भी सुन चुके होंगे आप। क्या कहता है उत्प्रेरक कि मैं अभिक्रिया में भाग नहीं लूंगा। क्या कहता है उत्प्रेरक कि मैं अभिक्रिया में भाग नहीं लूंगा, लेकिन मैं अभिक्रिया को इतना जल्दी करा दूंगा कि उसमें टाइम ही बहुत कम लगेगा। यानी कि उत्प्रेरक क्या काम करता है, उत्प्रेरक खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को एक नया पद प्रदान करता है, जिसकी सहायता से अभिकारक अणु जल्दी से जल्दी किसमें बदलने लग जाए बताओ, उत्पाद में बदलने लग जाए। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो गौर करिएगा। मान लेता हूं मैं एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करता है, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करता है। अब इसके पास अनेक सारे तरीके हैं। हो सकता है वो इधर से यहाँ जाकर इधर आ जाए, हो सकता है वो यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए फिर यहाँ पर आए, हो सकता है वो यहाँ से जाकर यहाँ पर आए, और हो सकता है वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर जाए। अब ये पद किसने प्रदान किया, यह पद इसको उत्प्रेरक ने प्रदान किया। यानी कि उत्प्रेरक क्या कहता है कि मैं अभिकारक अणुओं को इस प्रकार का ऐसा पद प्रदान कर सकता हूँ जो कम ही समय में उसको कहाँ तक पहुँचा देगा बताओ, उत्पाद तक पहुँचा देगा। यानी कि उनकी सांद्रताओं में जो परिवर्तन हो रहा होगा उसके मान को क्या कर देगा, वो एकदम से इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही सांद्रताओं में परिवर्तन बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो एक्चुअली में अभिक्रिया के वेग का मान ही बढ़ाते हैं, ताकि अभिक्रिया के अणु, अभिकारक अणु जल्दी से जल्दी किसमें बदल जाए बताओ, उत्पाद में बदल जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में उनका अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें उत्प्रेरक डाल दें, तो अभिक्रिया का वेग का मान क्या हो जाता है बताओ, बढ़ जाता है। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया होगा, कौन सा, देखना ध्यान से। जब मैंने आपको तीनों वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाए थे, मध्यम वेग वाली, तीव्र वेग वाली और मध्यम वेग वाली, तीव्र वेग वाली और अति मंद वेग वाली अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, अति मंद होता है। यानी कि अगर हम उसमें उत्प्रेरक, उस अभिक्रिया से उत्प्रेरक को हटा दें तो अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम हो जाता है। यानी कि मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया के अणु बहुत ही ज्यादा समय लेंगे फिर जाकर के किसमें बदलेंगे बताओ, उत्पाद में बदलेंगे। लेकिन अगर मैं उसमें उत्प्रेरक को इंक्लूड कर दूं, शामिल कर दूं, तो अभिक्रिया का वेग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक उसको एक विशिष्ट पद प्रदान करता है जिससे अभिकारक के अणु जल्दी से टूट करके किसमें बदल जाए बताओ, उत्पाद में बदल जाए। यानी कि जैसे मैंने आपको एक वो चीज बताई थी, ये रॉकेट वाली, कि जो वहां पर जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो H2 और O2 गैस भर के ले जाते हैं यहाँ से, और वहां पर जाकर के उत्प्रेरक की उपस्थिति में वह किसका निर्माण करते हैं बताओ, जल का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं होता तो H2 और O2 बहुत ही ज्यादा समय लेता, तब जाकर के किसमें बदलता बताओ, उत्पाद में बदलता। लेकिन अगर हम उत्प्रेरक को उसमें शामिल करा देते हैं तो बताओ H2 और O2 जल्दी से मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं बताओ, जल का। यानी कि मेन बात यह है कि उत्प्रेरक हमारी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक क्या करते हैं, एक्चुअली में अभिक्रिया को एक ऐसा पद प्रदान करते हैं जो जल्दी से जल्दी किसकी तरफ जाता हो बताओ, उत्पाद की तरफ जाता हो। यानी कि जल्दी से जल्दी अभिकारक अणु टूट करके किसका निर्माण कर लेते हो बताओ, उत्पाद का निर्माण कर लेते हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग का मान क्या कर देते हैं बताओ, बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति, आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है कि पौधे जो होते हैं वह जल
और प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि अभिकारकों से वो किसका निर्माण करते हैं बताओ? उत्पाद, यानी कि उनके भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन किसकी उपस्थिति में बताओ? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश नहीं होगा यानी कि अंधेरा ही रहेगा तो बताओ वह अपने भोजन यानी कि उत्पाद का निर्माण कर पाएंगे क्या? बताओ, नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है वह भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अगर बताओ प्रकाश वहां पर उपस्थित नहीं होता तो बताओ क्या वह अभिकारक या जो खनिज तत्व हैं वह उनके भोजन में बदल पाते क्या? बताओ, नहीं बदल पाते। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति उस अभिक्रिया के वेग का क्या कर देती है? मान बढ़ा देती है, उस अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कर देती है, जिससे जल्दी से जल्दी अभिकारक किसमें बदल जाते हैं? बताओ, उनके उत्पाद यानी कि उनके खाने में बदल जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होती है। अगर वहां से प्रकाश को हटा लिया जाए तो उनके अभिक्रिया वेग का मान भी बहुत कम हो जाएगा। यानी कि क्रियाकारकों के अणु के क्रियाकारक की सांद्रताओं में परिवर्तन बहुत ही कम हो जाएगा और उत्पाद का निर्माण भी बहुत कम होगा। लेकिन जैसे हम प्रकाश की उपस्थिति कराएंगे तो अधिकाधिक अभिकारक क्रिया करके किसमें बदलने लग जाएंगे? बताओ, उत्पाद में लगने लग जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की उपस्थिति होती है वह भी अभिक्रिया वेग को क्या करती है? बताओ, प्रभावित करती है। ऐसे ही मैं एक और उदाहरण आपको देने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा एक रिएक्शन होती है H2 + Cl2 जिससे कि हम HCl अम्ल का निर्माण करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अगर हम इसमें उत्प्रेरक नहीं डालें, मतलब प्रकाश नहीं डालें, तो यह अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो ये Hν होता है यह प्रकाश को बताता है, ऊर्जा को बताता है। अगर यहाँ पर हम प्रकाश को नहीं डालें, क्योंकि यह प्रकाश एक तरह से उत्प्रेरक का काम ही करता है, अगर हम इस प्रकाश को नहीं डालें तो H2 और Cl2 बहुत ही कम HCl का निर्माण कर पाएंगे। यानी कि इस अभिक्रिया का वेग बहुत ही कम होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर प्रकाश को इंक्लूड कराएंगे, शामिल कराएंगे, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा और जल्दी से जल्दी अभिकारक किसमें बदलने लग जाएंगे? बताओ, उत्पाद में बदलने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सोचना है कि किस प्रकार से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो सकता है इन कारणों से। वह आपको टॉपिक दे देगा कि बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अब अपना लास्ट पॉइंट है पीएच। ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि बायो में भी और केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शनें आती हैं जो एक निश्चित पीएच पर ही संभव होती है। यानी कि एक निश्चित पीएच होती है जिस पर अभिकारक अणु जल्दी से किसमें बदलने लग जाते हैं? बताओ, उत्पाद में बदलने लग जाते हैं। बायो में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं और हमने 10वीं में भी पढ़ा था कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें अनेक सारे एंजाइम, अनेक सारे अम्ल होते हैं जो एक निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं। उस निश्चित पीएच पर ही अभिकारक अणु किस पे बदलते हैं? बताओ, उत्पाद में बदलते हैं। अगर उस पीएच में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो हमारे एसिडिटी होने लग जाती है, जिसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गोलियां या इनो का सेवन करना पड़ता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सेवन करना पड़ता है, जिससे हमारा पीएच लेवल सेट होता है और वापस से वह रिएक्शन चालू हो जाती है उसी वेग से। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो निश्चित पीएच पर ही संभव होती है। अगर उस पीएच को हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दें तो उस अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पीएच भी कहीं ना कहीं अभिक्रिया वेग का मान क्या करती है? प्रभावित करती है। यहाँ तक आपको अच्छे से और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब केवल हमको इस टॉपिक के बारे में लिखना है, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना। यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। अब केवल अपन को इसके बारे में लिखना है, तो आप इसके अंदर पहला पॉइंट डालना। उससे पहले अपन ऐसा करते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें लिख सकते हैं। शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था कि जो अभिक्रिया होती है उसमें क्रियाकारकों के मध्य टक्करें ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। यानी कि अगर हम टक्करों की संख्या बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखा। अब आपने हेडिंग डाल लिया होगा
कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें आप लिखिएगा किसी, जल्दी से लिखते जाइए, अब केवल अपन को लिखना है। पूरा का पूरा हमने समझ लिया है इस टॉपिक को, लगभग 15-20 मिनट हो गए होंगे अपन को इस टॉपिक को समझते हुए। तो अब केवल अपन को लिखना है और छापना है। देखो ध्यान से, किसी अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बताओ, वही चीजें जो अभी तक मैं बोल रहा था वही चीजें हम लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें होती हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादों का निर्माण होता है। यदि हम किसी भी प्रकार से अगर इस फैक्टर को, किसको, होने वाली टक्करों को अगर हम बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है बताओ, बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया कि यदि हम किसी भी प्रकार से होने वाली टक्करों को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा बताओ, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि टक्करें बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो मैंने लिखा यहाँ पर, यदि हम किसी भी प्रकार से होने वाली टक्करों की संख्या, होने वाली टक्करों को बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। अतः इन्हीं कारकों, कौन से कारक जो टक्करों को बढ़ा दें, क्वेश्चन 1, अतः इन्हीं कारकों के बारे में ऐसे लिखना, अतः इन्हीं कारकों के बारे में हम नीचे अध्ययन करेंगे। लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, आप अपनी इच्छा के अनुसार भी लिख सकते हैं, उसके बारे में हम नीचे अध्ययन करेंगे। तो आप पहला पॉइंट डालिएगा ताप। ताप के अंदर हम लिखेंगे कि, बताओ मैंने क्या बताया था जब ताप समझाया था, कि अगर हम ताप बढ़ा दें तो अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, यानी कि अभिक्रिया के वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो, ताप बढ़ाने पर बहुत सारे फैक्टर प्रभावित होते हैं। आपने 11th में भी पढ़ा है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक होते हैं। हम किसी का भी संदर्भ लेकर के इसका, इस ताप का उस पर प्रभाव बता सकते हैं। तो आप किसी का भी संदर्भ लो, लेकिन वो सही होना चाहिए। तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करेगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ से लिखना कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे किसका मान बढ़ जाएगा बताओ, टक्करों का मान बढ़ जाएगा, यानी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने लिखा, किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे टक्करों की संख्या
भी बढ़ जाती है। और बताओ जैसे टक्करों की संख्या बढ़ेगी अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बताओ बढ़ जाएगा। जिससे टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाता है, बताओ अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मैंने लिखा किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, अतः अभिक्रिया वेग का मान भी बढ़ जाता है। और मैं एक चीज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा हुआ, उसको हम लास्ट में एक क्वेश्चन के रूप में डेराइव भी करेंगे। वह एक क्वेश्चन की तरह होता है। कहा जाता है सामान्यतः सभी अभिक्रियाओं में यह पाया गया कि अगर हम लगभग 10 सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम ताप बढ़ाएं, तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ करके कितना हो जाएगा। ध्यान से गौर करना और सुनना कि अगर हम किसी अभिक्रिया का प्राय अगर हम किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि लगभग 2 या 3 गुना हो जाता है। अगर पहले अभिक्रिया का वेग 10 रहा होगा मान लो, तो जैसे ही हम 10 बढ़ाएंगे तो उस अभिक्रिया का वेग 20 या 30 के मध्य आने लग जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यह चीज हम यहाँ पर लिखने की आप मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ये चीज हम जब ये हमारा पार्ट खत्म होगा तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो परीक्षा में आने लायक होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन यह भी हमारा रहेगा जो मैं आपको ये लाइन लिखाने जा रहा हूँ। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। ये सामान्यतया 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अगला पॉइंट हमारे था, बताओ कौन था। दूसरा पॉइंट हमारे था अभिकारकों की सांद्रता। इसके लिए हम कौन सा संदर्भ लेंगे, बताओ। अभिकारकों की सांद्रता के लिए कौन सा संदर्भ लेंगे जिसकी सहायता से हम इसको समझेंगे, बताओ। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। क्योंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्रियाकाल की सांद्रताओं के डायरेक्टली समानुपाती होगा।